हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स में पाथ फंक्शन, हीट और वर्क के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है, यानी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है ना। वो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी नाइदर बी created and nor be destroyed। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मतलब है कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम देखें, इसका थर्ड कॉन्सेप्ट अगर हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी कैन ट्रांसफर from one form to another form। तो ये सब मिलकर, ये सारे स्टेटमेंट मिलकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बनाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्स का या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है, यानी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी को हम किसी दूसरी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी या अदर एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी वगैरह में हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ an isolated system is constant, यानी किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। यहां हम तो इसका
एक फॉर्मूले के रूप में, एक फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा यू यहां पर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेल्टा क्यू हम कह सकते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यही एक्चुअल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। अगर दो बातों पे डिपेंड करती है, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, हीट पर और उसके वर्क पर। तो हम एनर्जी को जो है एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी हीट में हम चेंज कर दें, या तो वर्क उसके ऊपर कुछ, सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर दें। तो हीट में चेंज करके, हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हीट में चेंज करके हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, या उस सिस्टम पर कोई वर्क करके हम उस सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यानी उसकी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हीट और वर्क का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन कहता है। चलो अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो बात कर लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम आई से या कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स लेवल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स लेवल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी internal energy is the sum of all molecular level energy of the system, of the इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। क्या होता है कि किसी भी सिस्टम जो है वो कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो कोई भी हमारा एक सिस्टम है उसके अंदर सपोज करो इस तरीके से वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर अपनी खुद की एक एनर्जी जो है वो एक्सिस्ट करती है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी यू की बात करें
इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, यानी टोटल एनर्जी अगर हम किसी सिस्टम की निकालते हैं, टोटल एनर्जी तो किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। अब हम क्या करते हैं, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एनर्जी होती है, जैसे मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है ये रोटेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, ये ग्रेविशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, ग्रेविशनल हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि ये मोशन की वजह से हो सकती है। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जितनी भी एनर्जी का जो सम होता है वो सारा का सारा सम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिसाइड करता है। तो जैसे कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, एट द टाइम ऑफ रेस्ट पोजीशन, एट द टाइम ऑफ रेस्ट पोजीशन। तो किसी सिस्टम की जब वो रेस्ट के अंदर, रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तो उस सिस्टम के अंदर रेस्ट पोजीशन के अंदर जितनी भी उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर जितनी भी, चाहे रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे उसकी ग्रेविशनल एनर्जी हो, चाहे मोशन एनर्जी हो, चाहे उसके अंदर और किसी तरीके की काइनेटिक एनर्जी या कोई डिफरेंट टाइप की उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, तो सारी की सारी एनर्जी का जो सम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी बराबर इक्वल टू, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर सिस्टम की टोटल एनर्जी, मॉलिक्यूलर लेवल पर सिस्टम की टोटल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, इसके अलावा मान लो उसमें मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से कोई एनर्जी है, या उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, या उसके अंदर जितनी भी बॉन्ड एनर्जी है, इन सब का हम क्या ले लेंगे, सम कर देंगे। इधर लिख देते हैं हम इसको। तो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इस सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, सिस्टम के अंदर जो है अपनी रोटेशनल एनर्जी भी होगी, सिस्टम के अंदर अपनी मोशन एनर्जी भी होगी, सिस्टम के अंदर बॉन्ड एनर्जी भी होगी। भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड भी होंगे, उनकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, तो सिस्टम के अंदर बॉन्ड एनर्जी भी होगी। तो सारी की सारी बॉन्ड अगर एनर्जी किसी सिस्टम की, अगर हम सारी की सारी एनर्जी को सम कर दें तो सिस्टम की जो है वो इंटरनल एनर्जी को कवर करती है। तो अब हमें एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन ऑफ ए सिस्टम। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन for any system,
यानी किसी भी सिस्टम के लिए इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अभी जैसा हमने बताया कि उसमें जितनी भी ऑल एनर्जी जितनी भी है वो सारी की सारी उसको मेजर करती है, यानी वो इंटरनल एनर्जी उसकी सारी की सारी जो है एनर्जी पर डिपेंड होती है। तो एक्चुअल में हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मास ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी, दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में देखें तो इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन होती है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। यानी हम कह सकते हैं सिस्टम की इनिशियल पोजीशन पर क्या एनर्जी थी और फाइनल पोजीशन पर क्या एनर्जी है। तो इट इज ए स्टेट फंक्शन जो डिपेंड करती है ओनली सिस्टम की इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। सपोज करो हम एक पीवी ग्राफ बनाते हैं, दिस इज पीवी ग्राफ। मान लो यहां पर ए से और बी तक जो है सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, यानी ए पर कुछ सिस्टम की कुछ एनर्जी है और बी पर इसकी कुछ एनर्जी अलग है। तो यहाँ ए पर ये फर्स्ट पार्ट से होते हुए ए से बी पर गया सिस्टम, सेकंड में सिस्टम जो है ए से बी पर सेकंड पार्ट के थ्रू गया। तो फर्स्ट पार्ट के थ्रू अगर सिस्टम गया है या सेकंड पाथ के थ्रू सिस्टम गया है तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन से पाथ से चेंज हुआ है। हमें तो यहाँ देखना है कि फर्स्ट पाथ की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेकंड पाथ के इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिस्टम की इनिशियल पॉइंट पर सिस्टम की एनर्जी और फाइनल पॉइंट पर सिस्टम की जो एनर्जी है वो दोनों क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है, चाहे सिस्टम की किसी भी पाथ से जो है वो वर्क करता है। तो इट इज ए स्टेट फंक्शन विच डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, फाइनल पोजीशन पर इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यहां हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम एक फॉर्मूले से हमेशा, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा हम यूज करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, डेल्टा टी। ये किसी भी आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस, कोई भी आइडियल सिस्टम या आइडियल गैस के लिए हम ये इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी जो है ये हमेशा हमारे को एक इसका फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना है। यहां डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
n नंबर ऑफ मोल्स, Cv, Cv का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हर तरीके की गैस पर, हर तरीके की आइडियल गैस पर अप्लाई किया जा सकता है। अब हम थोड़ा इस पे एक दो न्यूमेरिकल करके इसको ज्यादा क्लियर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। एक सिस्टम को हमने 500 कैलोरी हीट जो है वो सप्लाई की है, एंड सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी बर्न, एंड सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, यानी इतना वर्क डन वो करता है। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा Q यहां हीट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम को हमने कितनी हीट दी है बच्चों, 500 कैलोरी, तो यहां हम लिख देते हैं 500 कैलोरी, प्लस डेल्टा W यानी सिस्टम ने कितना वर्क किया, तो सिस्टम के थ्रू जो है वर्क डन हुआ 350 कैलोरी, तो यहां लिख देते हैं हम 350 कैलोरी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है, यहां एक्चुअल में आप देखो सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो सिस्टम पर जब वर्क किया जाता है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन सिस्टम के थ्रू वर्क जब किया जाता है, सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, यानी सिस्टम के थ्रू जो है वो वर्क जब होता है तो वर्क डन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, और वर्क डन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास 150 कैलोरी, यानी हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम के थ्रू 350 कैलोरी वर्क किया जा रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। चलो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 mole of O2 is heated, 0.5 mole of O2 is heated 25 degree Celsius to 125 degree Celsius at constant pressure, at constant
प्रेशर। कैलकुलेट आपको यहां कैलकुलेट करना है Q यानी हीट। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। और तीसरा हमें यहां कैलकुलेट करना है W यानी वर्क डन। तो यहां इस क्वेश्चन में हमें Cp का वैल्यू दिया गया है 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, मोल इनटू केल्विन। तो यहां सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर 1 Q की बात करते हैं। Q इज इक्वल टू हीट बाय हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम। अब हीट का एक्सचेंज या तो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो यहां इसने कहा है प्रेशर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हमें हीट का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर इसके लिए आपको एक इसका कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो यहां हम चेंज इन हीट निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन हीट डेल्टा Q, ये डेल्टा Q, ये डेल्टा Q, ये डेल्टा W। तो N नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल आपको गिवन है। Cp का वैल्यू आपको गिवन है 7 कैलोरी इनटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? टेम्परेचर मैंने बताया था आपको कि स्टेट फंक्शन होता है यानी डेल्टा TF माइनस डेल्टा TI, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा TF माइनस डेल्टा TI। यानी हम कह सकते हैं 125 माइनस 25 कितना हुआ हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। स्टेट फंक्शन है जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम कर देते हैं 100। तो डेल्टा Q यहां मेरे पास जो डेल्टा Q आया है इसको हम सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आता है 350 कैलोरी। दूसरा हम डेल्टा U निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ मोल CV डेल्टा T, CV डेल्टा T, डेल्टा U इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल 0.5 और CV। सर यहां में Cp की वैल्यू दी गई है, CV की वैल्यू नहीं दी गई है। तो CV की हम जानते हैं CV इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में हमने बताया था F/2R, CV इज इक्वल टू F/2R और Cp प्लस CV इज इक्वल टू R मेयर के रिलेशन से। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? CV इज इक्वल टू Cp इज इक्वल टू R। यहां हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं CV की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और Cp प्लस CV इज इक्वल टू R होता है। तो यहां हम जो है इसको CV इज इक्वल टू CV प्लस Cp इज इक्वल टू R। तो यहां हम सबसे पहले F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहां पर O2 गैस है और O2 गैस कैसी है बेटा? कैसी है? हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको, एक होती है मोनो एटॉमिक गैस, दूसरी होती है डाई एटॉमिक, तीसरी होती है पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिया जाता है, 3 होता है और डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है और
पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी वैल्यू 7 होती है। तो यहाँ पर O2 गैस है और O2 गैस जो है कैसी गैस है, डाइएटॉमिक गैस है, और डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों, F = 5। तो यहाँ हम CV का वैल्यू निकाल सकते हैं, CV = F/2R, CV = F/2R। तो यहाँ CV का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं इसी फॉर्मूले में, डेल्टा U = m × 5/2 R और डेल्टा T R × डेल्टा T। यहां देखो आप, नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.5 मोल है और 5/2 सर R क्या होगा, तो R = गैस कांस्टेंट। जानते हैं हम R = क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है बच्चों। गैस कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं हम, ये आता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर हम इसको कैलोरी में निकालें तो कैलोरी में होता है लगभग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हम यहाँ कैलोरी में वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमें Cp का वैल्यू कैलोरी में है, तो यहाँ कैलोरी में वैल्यू हम ये वाला वैल्यू इसका R का रख देते हैं। तो डेल्टा U = 0.5 × डेल्टा T। डेल्टा T यहाँ पर कितना है बच्चों, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं डेल्टा U = n का वैल्यू हम रखते हैं 0.5 मोल 5/2 × 2 और डेल्टा T का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 100। तो 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा U का वैल्यू हमारे पास आता है, ये आता है 250 कैलोरी। इसके बाद अब हमसे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए जब हमारे पास डेल्टा Q और डेल्टा U की वैल्यू पता है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं। डेल्टा U = डेल्टा Q + डेल्टा W। डेल्टा U हमारे पास 250 है, डेल्टा Q हमारे पास कितना है 350 प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा W हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा W = कितना हो जाएगा 250 - 350 यानी -100 कैलोरी। तो यहाँ देखो डेल्टा W का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आया और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा W is indicate that system is working, यानी सिस्टम वर्क जो है वो सिस्टम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ डेल्टा W का वैल्यू जो है नेगेटिव इंडिकेट दैट वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर डेल्टा W यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव आता तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम पर वर्क हुआ है, बट यहाँ पर इसका वैल्यू नेगेटिव आया जो हमें इंडिकेट करता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क सिस्टम के थ्रू जो है वो सराउंडिंग पर वर्क किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड मैंने 2 यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं।